सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पी आर केज एजुकेशन। सो ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है अपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो जिसमें का पहला टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी क्वोशंट, फिर हम लोग अनेरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, अनेरोबिक रेस्पिरेशन, और लास्टली हम लोग देखेंगे हमारा एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है जिसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज नथिंग बट रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इज टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंजम्प्टेड रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 क्या होता है, इवॉल्व होता है, और O2 का क्या होता है, कंजम्पशन। तो इसी के रेशो को हम लोग क्या कह देते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंजम्प्ट। तो इसके वैल्यूज आते हैं। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? भाई यूनिटलेस होगा। रेस्पिरेटरी क्वोशंट विल बी यूनिटलेस, क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम है तो यूनिटलेस हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इट इज़ 1, फैट्स के लिए होता है ये 0.7, प्रोटीन्स के लिए होता है 0.9, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए होता है 1, अनेरोबिक रेस्पिरेशन इनफाइनाइट। अब ये समझो, अनेरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 का कंजम्पशन नहीं होता है और वॉल्यूम ऑफ CO2 फिर भी कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय 0 होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू डिवाइडेड बाय 0। आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनफाइनाइट हो जाता है। सक्कलेंट्स या फिर अपनशिया प्लांट, यहाँ पर क्या हो जाता है, CO2 इवॉल्व नहीं होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो दिस आर रेस्पिरेटरी क्वोशंट वैल्यूज फॉर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1, फैट्स के लिए 0.7, प्रोटीन्स के लिए 0.9, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए मोर देन 1, अनेरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इन्फिनिटी, सक्कलेंट्स के लिए 0। ओके, फिर आपको ये बताया गया कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू सक्कलेंट्स के लिए 0 क्यों है। देखो, सक्कलेंट्स में क्या होता है कि जो आपका CO2 है वो इवॉल्व नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में 0 होगा, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसके लिए इसकी रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। और एक पॉइंट दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, ट्राइपामेटिन जो आपका एक फैटी एसिड होता है, ये जब आप लोग सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हो तो क्या होता है, जो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है ट्राइपामेटिन के साथ, और ये कह देता है CO2 वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो ये फैटी एसिड से एनर्जी डिराइव की जाती है। तो यहाँ पर जो CO2 इवॉल्व होता है वो होता है 102 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 145। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.7 निकल के आएगा। हमने कहा था फैट्स का वैल्यू क्या आता है, 0.7। तो ट्राइपामेटिन इज नथिंग बट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड यानी कि आप फैटी कंसिडर कर लो। तो फैट के लिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 0.7। तो ये भी आपको अच्छी तरह से फील हो गया है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सोचो, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, जितना CO2 इवॉल्व होता है उतना ही O2 कंज्यूम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, अगला कंसेप्ट है अनेरोबिक रेस्पिरेशन। अनेरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक तो फर्मेंटेशन बाय ईस्ट और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर मैं लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेशन की बात करूँ, फर्स्ट स्टेप यूनिवर्सल ग्लाइकोलिसिस ही होगी। देखो आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज होगा 6 कार्बन कंटेनिंग, इसका कन्वर्जन किस में होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 NADH2 2 ATP यूटिलाइज हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली योर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जो आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। मुझे बताओ पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, यस 3 कार्बन होते। तो अगले स्टेप में क्या होता है, इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग हुआ। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करती है दैट इज नथिंग बट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और ये प्रोसेस होती है रिडक्शन की मेथड। अब रिडक्शन मतलब यहाँ पर क्या होता है, NADH2 का यूटिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, NADH2 का यूटिलाइजेशन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, NADH2 यूज होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, NADH2 बनता है। सो दिस वाज सेकंड स्टेप ऑफ अनेरोबिक रेस्पिरेशन विच वाज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, अब आ जाओ फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। फर्स्ट स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग किस में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विच इज द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 2 NADH2 यूटिलाइज हो गए, 2 NADH2 बनेंगे सॉरी, और 2 ATPs यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 2 ATPs बनेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि CO2 का बाहर होता है। तो एंजाइम कौन सी काम करेगी, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेस, क्योंकि पायरुवेट में से आप क्या कर रहे हो, CO2 को बाहर निकाल रहे हो, तो CO2 का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोचो, यहाँ पर बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। मुझे बताओ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग है। अगर मैं दोनों में से CO2 निकाल दूँ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनेंगे विच इज 2 कार्बन ईच कंटेनिंग। तो यहाँ पर क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, और अल्टीमेटली क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन इसमें हो जाता है आपका इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, और यहाँ पर एंजाइम काम करती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन, यहाँ पर भी NADH2 का क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ये भी समझ गए आप लोग।
क्या हो रहा है, ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज, पायरुवेट और लैक्टिक एसिड। ठीक है, आसान है एकदम। 2-3 बार इसकी रिएक्शंस को लिख के देखो, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, लास्ट हम आते हैं एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइन्स दिए गए। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी गई है कि क्रेब्स साइकिल इज कॉमन पाथवे फॉर ब्रेकडाउन और कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, हमने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। ठीक है, बाद में लिंक रिएक्शन, मतलब ये सब प्रोसेसेस होंगे, लेकिन क्रेब्स साइकिल जो है वो कॉमन पाथवे होने वाला है आपके सब केस में। ठीक है, जैसे कि फैट्स से भी आपको एनर्जी निकालनी होगी तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाना ही होगा, प्रोटीन से भी एनर्जी निकालनी है तो भी आपको क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाना ही होगा। तो वो कैसे होता है एक बार समझो, ये चार्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स कैसी होती है, सिंपल शुगर, ये आपको पता है ग्लाइकोलिसिस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है अल्टीमेटली क्या बनता है, पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम के अंदर होता है इन लिंक्ड रिएक्शन, और अल्टीमेटली एसिटिल कोएंजाइम में एंटर होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। सो ये बीच में वाला जो पाथवे ये किसके लिए, आपका ग्लाइकोलिसिस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पाथवे। अब देखो हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं। ठीक है, फैट्स के लिए सोचो, फैट्स के लिए क्या होता है, फैट्स कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट्स के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो क्या होता है, ये जो फैटी एसिड है इनका कन्वर्जन हम डायरेक्टली करा देते हैं एसिटिल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड के साथ क्या होगा, डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम में बन जाएगा, और जो आपका ग्लिसरॉल है ये ढप में कन्वर्ट होगा। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में ढप बनता है, तो अल्टीमेटली ढप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पागल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये दोनों किस में चले जाएंगे, क्रेब्स साइकिल में। तो फैट्स के लिए आप समझ गए, फैटी एसिड किस में बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल पागल में। तो ये इस तरह से आपका अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल ही होने वाला है। ठीक है, प्रोटीन्स के केस में क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं आपके अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड आगे चल के एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो अल्टीमेटली सभी क्या बना रहे हैं, सभी बना रहे हैं आपका क्रेब्स साइकिल में जा रहे हैं। थैंक यू। सो गाइज, यहाँ पर हमने हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ये चैप्टर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। तो इसके आई होप 6 लेक्चर्स लगे हैं। ठीक है, हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है। फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं अपने रडार से, तो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा साथ दिया इस खूबसूरत से चैप्टर के अंदर। सारे टॉपिक्स को लिख कर याद करो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।